गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। देखो, इस बार जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है, जो कि ना है हाउ डैडी वॉज ऑलवेज लेट। अब इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, आज हम वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। देखो, जिन्होंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हो वो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ मिला ले। बाद में ये वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, इसके साथ मैं तुम्हें हर एक पेज का फ़ोटो भी मैं व्हाट्सएप में तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, देखो अब चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू दिए गए हैं। पहले देखो, लिटिल डैडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर चिल्ड्रन बिकॉज लिटिल डैडी वो सारे बच्चों से अलग थे क्योंकि आंसर होगा ए, दे ऑल केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दिया गया है, लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। देखो, तुम्हें यहाँ पर दोनों में से, इन दोनों में से कन्फ्यूजन हो सकता है। यहीं पर नहीं, सिर्फ हर एक जगह पर तुम्हें एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है, यही चेक करने के लिए कि तुम इस स्टोरी को ठीक से समझ पाए हो या नहीं। देखो, ये ऑप्शन तुम टिक कर सकते हो बहुत कोई, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा सही ये है, दे ऑल केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। वो सारे बच्चे पिताजी से पहले आ जाते हैं। और ये जो है, लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। देखो, लेट होने की वजह तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कोई लेट भी हो सकता है, तो उससे कोई इंसान अलग नहीं होता है। लेकिन ये जो पिताजी है, लिटिल डैडी, ये सबसे अलग इसीलिए है कि सारे बच्चे स्कूल तो पहुंच जाते हैं। कम से कम कोई बच्चा लेट हो सकता है, कोई स्कूल शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, तो कोई स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन ये इंसान, लिटिल डैडी, स्कूल शुरू होने तक तो पहुंचता ही नहीं था, बल्कि वो हमेशा से बेल बजने के बाद ही पहुंचते थे लिटिल डैडी। तो यही सबसे ज़्यादा सही आंसर ऑप्शन है, तो इसीलिए इसे टिक करना है। बिल्कुल उसी तरह नेक्स्ट देखो, दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई द ग्रैंड पेरेंट्स लॉस वुड लूज़ देयर पेशेंस विथ लिटिल डैडी। देखो, यहाँ पर इस शब्दों का ध्यान दो, नॉट। इनमें से ऐसा कौन सा वजह है जिसके वजह से ग्रैंड पेरेंट्स, लिटिल डैडी के ग्रैंड पेरेंट्स लिटिल डैडी के ऊपर गुस्सा नहीं होते थे? गुस्सा होते थे उसकी वजह नहीं बताना है, गुस्सा नहीं होते थे उसका वजह बताना है। इन तीनों में से ऐसा कौन सा वजह है जिसकी वजह से लिटिल डैडी के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स गुस्सा नहीं करते थे? कौन सा वजह हो सकता है? ही वुड वीप। ये वो वजह है जिसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स लिटिल डैडी के ऊपर गुस्सा नहीं होते थे। बाकी दो वजह को देखो, ही वुडंट कीप द बुक डाउन। लिटिल डैडी जो किताब, जो कि ना उनके इंटरेस्टिंग का है, वो पढ़ रहे थे, वो किताब को रख नहीं रहे थे, इसके वजह से ग्रैंड पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा था। दूसरा, ही वुडंट डू हीज होमवर्क, वो अपना होमवर्क भी कम कर नहीं रहे थे। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स डैडी के ऊपर गुस्सा होता था। लेकिन ये जो वजह है, ही वुड वीप, वो रोते थे, ये ग्रैंड पेरेंट्स का गुस्सा होने की वजह नहीं है, नॉट। इसीलिए तुम्हारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट, लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क इन अ डेज बिकॉज। पिताजी अपना होमवर्क बहुत ही एकदम कंफ्यूज्ड मैनर में ख़त्म करते थे। इन अ डेज़ का मतलब देखो, यहाँ पर इन अ डेज़ का मतलब दिया हुआ है, इन अ डेज़ इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, मतलब समझ ना पाना। उनको अपना होमवर्क समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके ख़त्म कर देते थे। क्यों? इसका कारण क्या है? बिकॉज यहाँ भी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और भी बहुत सारे वजह दिया गया। ही वॉन्टेड टू फिनिश इट फास्ट। तुम्हें लग सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन नहीं। देखो, होमवर्क अपना ख़त्म करना हर कोई जल्दी चाहता है। होमवर्क
अपना ख़त्म करना हर कोई जल्दी चाहता है, तो उसमें जल्दी ख़त्म करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तकलीफ़ तब होता है, मतलब दुविधा तब होता है जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम जैसे तैसे करके ख़त्म कर जा रहे हो, तभी होता है कन्फ्यूजन। और तुम्हारे इसके लिए ऑप्शन होगा ए, ही फेल्ट स्लीपी। तो लिटिल डैडी डिड हीज होमवर्क इन अ डेज बिकॉज लिटिल डैडी अपना होमवर्क बहुत ही कंफ्यूज तरीके से करते थे। क्यों? ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो नींद में आ जाते थे, मतलब नींद में अपना होमवर्क करते थे। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अब आओ नेक्स्ट सेक्शन पर। यहाँ तुम्हें क्या करना है, देखो, हियर इज़ अ टेबल showing cause and effect. It shows why little daddy did not do well at school. Write the missing statements. तुम्हें यहाँ पर दो बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कॉज, कारण, इफेक्ट, प्रभाव, दोनों तरफ दिए गए हैं। एक तरफ कॉज दिया गया है, दूसरी तरफ तुम्हें उस कॉज की वजह से इफेक्ट क्या है बताना है, और एक में दिया गया है इफेक्ट, प्रभाव, उसका कारण तुम्हें बताना है, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इट शोज़ वाई लिटिल डैडी डिड नॉट डू वेल एट स्कूल। ये दर्शाता है लिटिल डैडी स्कूल में हमेशा कभी भी सही किए नहीं है, कभी भी कुछ भी सही नहीं किए हैं। यही चीज़ इस कॉज एंड इफेक्ट के ज़रिए दर्शाया जा रहा है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। लिटिल डैडी did his homework at the last minute. लिटिल डैडी अपना होमवर्क ख़त्म करते थे एकदम आखिरी मिनट पर, मतलब बस कुछ ही समय बाकी है तभी अपना होमवर्क ख़त्म करते थे। यह है कॉज। अब इसका इफ़ेक्ट, इसका नतीजा क्या होता था? ही डिड हीज होमवर्क, मैंने होमवर्क को शॉर्ट में लिखा है, होमवर्क इन अ डेज़। तो ऑब्वियसली जब उनको जल्दी ख़त्म करना होता है तो वो आखिर में क्या करेंगे? वो अपना काम बहुत ही एक कंफ्यूजिंग तरीके से करने लगते थे, ख़त्म करते थे अपना होमवर्क। अब देखो यहाँ पर तुम्हें इफ़ेक्ट दिया गया है, प्रभाव दिया गया है। अब इसका तुम्हें कारण बताना है। यहाँ पर तुम्हें नतीजा पहले से दिया हुआ है, ये जो हुआ है इसका कारण क्या है तुम्हें बताना है। ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, वो हमेशा अपने स्कूल के लिए लेट हो जाते थे। अब इसकी वजह क्या है, कॉज क्या है तुम्हें बताना है। ही ऑलवेज वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो हमेशा देर से जागते थे सुबह को। और देर से जागते थे क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेट से सोते थे, क्योंकि वो अपना होमवर्क ख़त्म करते थे बहुत रात को, जैसे तैसे करके ख़त्म करते थे। और अगर तुम रात को सोओगे लेट से तो सुबह जागोगे भी लेट से। तो यही जब वजह है, क्योंकि वो लेट जागते थे और वो स्कूल भी लेट पहुंचते थे उसकी वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और तुम्हें कॉज दिया गया है, वजह दिया गया है, नतीजा तुम्हें बताना है। ही ऑफन मिस्ड द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, वो हमेशा से टीचर का जो एक वर्णन होता है कोई भी एक नया विषय के ऊपर, वो हमेशा उस नए वर्णन को मिस कर जाते थे। मतलब टीचर जो सिखाते हैं वो हमेशा मिस कर जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ? He did not understand what the rest of the class was doing. तब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो लेट पहुंचा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? बाकी क्लास को तो समझ में आया है और उसे समझ में नहीं आया। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी क्लास क्या कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। इसीलिए उसे बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता था। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं वोकेबुलरी में। फिल इन द टेबल विथ रिलेटेड वर्ड्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखो, तुम्हें एक ही शब्दों का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताना है। एक ही शब्द है, उन शब्दों का अलग अलग स्पीच में बताना है। देखो, तुम्हें एक उदाहरण के लिए कारक दिया गया है। ऑफेंस नाउन, मतलब कोई बुरा काम। ऑफेंड वर्ब, मतलब कोई बुरा काम करना। एडजेक्टिव ऑफेंसिव, मतलब कोई भी बुरा चीज़,
ठीक है। देखो ऑफेंस मतलब बुराई, ऑफेन मतलब बुरा काम करना, और ऑफेंसिव मतलब कोई बुरा चीज़, कोई गलत चीज़। एडवर्ब गलत तरीके से करना, गलत तरीका। ऑफेंसिवली गलत तरीके से, ठीक है। तो देखो ऑफेंस मेन वर्ड है ऑफेंस, लेकिन इसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक इसी तरह डिफरेंस, तुम्हें एक शब्द दिया गया है, नाउन में दिया गया है, अब उसका वर्ब लिखना है। डिफरेंस मतलब अलग, डिफरेंशिएट मतलब अलग करना, वर्ब। डिफरेंट, अच्छा डिफरेंस मतलब अलग नहीं मतलब हिंदी क्या बताऊँ इसका। डिफरेंस नाउन है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता। डिफरेंशिएट मतलब विभिन्नता करना, और डिफरेंट होता है विभिन्न, अलग, डिफरेंट। और डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से, अलग से। ठीक उसी तरह तुम्हें एक वर्ब दिया गया है स्वीटन, मतलब किसी चीज़ को मीठा बनाना। इसका नाउन होगा स्वीटनेस, मीठा, मीठापन। स्वीटनेस मतलब मीठापन। एडजेक्टिव स्वीट मतलब मीठा। एडवर्ब स्वीटली मतलब मिठास तरीके से, मीठे के साथ, मिठास के साथ, मीठे तरीके से। अब देखो यहाँ पर आखिर में जो दिया गया है वो बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया गया है। एडवर्ब दिया गया है न्यूली, मतलब नए तरीके से। इसका एडजेक्टिव होगा न्यू, मतलब नया। वर्ब भी होगा न्यू, मतलब नए, कोई चीज़ को नया बनाना। और नाउन भी होगा न्यू, मतलब नयापन, न्यू, ये भी होगा सेम। अच्छा आप आगे बढ़ो। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द completed टेबल इन B1. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। अब तुम्हें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिए गए हैं, तुम्हें स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पर तुम्हें राइट वर्ड बिठाना है। ये वर्ड तुम कहाँ से लाओगे, यहाँ पर जो तुमने अभी किया था ये, यहाँ से तुम्हें राइट वर्ड लेकर यहाँ फिल इन करना है। देखो क्या होगा, पहला तो दिया ही हुआ है, शी वॉज अपसेट अबाउट हिज ऑफेंसिव वर्ड्स बट वॉज विलिंग टू फॉरगिव द ऑफेंस। तो देखो ऑफेंसिव और ऑफेंस दोनों ही यहाँ पर है। देखो पहले ही दिया हुआ है, ये रहा ऑफेंसिव और ये रहा ऑफेंस। अब तुम्हें इन ये जो बाकी रह गए हैं इनसे तुम्हें फिल इन करना है इनको। तो देखो आई डिफरेंशिएट विथ यू ऑन दैट पॉइंट। मैं तुमसे अपने आप को अलग करता हूँ एक पॉइंट के ऊपर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन अर्ली राइजर एंड अ लेट कमर। दोनों में, कौन दोनों में, अर्ली राइजर एंड लेट कमर, जो बहुत ही जल्दी उठता है और जो बहुत लेट से उठता है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ही अंतर है ज़्यादा बिटवीन एन अर्ली एंड अ अर्ली राइजर एंड अ लेट कमर। ओके नेक्स्ट, हिज ग्रैंडमा टॉक्ड स्वीटली to the to the child as she added sugar to sweeten the milk. उनके ग्रैंडमा बहुत ही मीठा तरीके से, बहुत ही मिठास के साथ अपने बच्चे से बात कर रही थी। As she added sugar to sweeten the milk, क्योंकि उनको दूध को मीठा बनाना था। नहीं, क्योंकि उन्होंने एज शी एडेड शुगर टू स्वीटन द मिल्क, क्यों, जब वो दूध को मीठा बना रहे थे। द न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास डिड नॉट अंडरस्टैंड द न्यू मेथड ऑफ आर टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग। जो नया स्टूडेंट क्लास में है उसे हमारे टीचर के नए तरीका, सिखाने का नया तरीका समझ में नहीं आया। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट
The words in the following pairs have the same spelling except the one letter but totally different meanings. The first one has been done as an example. देखो, तुम्हें हर एक एक्सरसाइज में, हर एक नंबर पर तुम्हें दो शब्द दिए गए हैं. उन दोनों शब्दों में अगर ध्यान से देखोगे लगभग सेम है, सिर्फ एक लेटर, सिर्फ एक अक्षर के अलावा बाकी सब सेम है. लेकिन उन दोनों का अगर मीनिंग को पकड़ोगे, उन दोनों का मतलब बिल्कुल भी अलग है. जैसे यहाँ पर देखो, स्पीट, स्प्लिट, स्पीट SPIT, स्प्लिट SPLIT, सिर्फ एल का अंतर है. स्पीट, स्प्लिट. लेकिन अगर मीनिंग, मतलब का अंतर देखोगे तो इन दोनों में कोई मेल नहीं है. दोनों बिल्कुल ही अपने एक दूसरे से अलग है. स्प्लिट का मतलब है थूकना, स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना. He tried to split the wooden piece. वो उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ना चाहता था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था. She wanted to spit the nasty food. वो, nasty मतलब होता है गंदा, गंदा खाने को थूकना चाहती थी. स्पिट का मतलब है थूकना. मैंगर, मैनेजर. यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक का अंतर है, लेकिन इनके मतलब में पूरा ही अलग मतलब है. His business skills help him to be an efficient manager. ठीक है, उसका जो बिज़नेस करने का तरीका है वो उसे एक बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर बनने में मदद करता है. His neighborhood spends most of his time feeding the animals in the manger. मैंगर मतलब एक ऐसा, मैंगर का मतलब होता है एक ऐसा पॉट जिस पर एनिमल्स को खिलाया जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं मैंगर. सिप, शिप. देखो एज का अंतर है. सिप, सिप का मतलब होता है घूंट लगाना. हाँ, जिस तरह चाय तुम पीते हो, चाय को पीने से उसे कहते हैं सिप. और शिप का मतलब होता है जहाज. तो द एलिगेंट लेडी started to sip fruit juice sitting on the dock of the ship. वो एलिगेंट लेडी मतलब जो बहुत ही स्टाइलिश लेडी है, उन्होंने चाय पीना शुरू किया जहाज़ के डेक पर बैठते हुए. सिटिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप. अब देखो, फेड, फेड, सिर्फ ई का अंतर है, लेकिन उनके मतलब में देखो. When colored clothes fade, they gradually become pale. जब कलर क्लोथ्स मतलब जब रंग बिरंगे कपड़े जब फेड होना शुरू करते हैं, फेड होना मतलब कलर खोना या फिर विरंग हो जाना, मतलब जिसका कलर डिसकलर होता जा रहा है. अगर ऐसा शुरू होता है तो दे ग्रेजुअली बिकम पेल. तो आखिर में क्या हो जाता है, वो पेल हो जाता है. पेल का मतलब डिसकलर हो जाना. वेयरिंग सच जीन्स इज़ अ फैड अमंग यंगस्टर्स. यहाँ फैड का मतलब होता है फैशन. मतलब वेयरिंग सच जीन्स इज़ अ फैड अमंग यंगस्टर्स. इस तरह का जीन्स पहनना एक यंगस्टर्स के अंदर, मतलब यंग लोगों के अंदर एक फैशन सा है. पार्क, स्पार्क. पार्क का मतलब पता ही है, जहाँ पर गार्डन बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तुम जाकर बैठ सकते हो वहाँ. अब स्पार्क का मतलब होता है बिजली. जो दोनों समझ लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रिक, उन दोनों में अगर जोड़ लग जाता है तो जो होता है उसी को कहते हैं स्पार्क. मतलब आग निकलना. लुक एट दीज बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क.
देखो उन बच्चों को जो उस पार्क में क्रिकेट खेल रहे हो। आई कैन सी अ स्पार्क ऑफ टैलेंट इन दैट टॉल थिन बॉय। मुझे वो जो लंबा और पतला लड़का नज़र आ रहा है, उसके अंदर एक टैलेंट मतलब कलाकारी का या हुनर का एक आग जैसा दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हुनर उसमें दिख रहा है। अर्बन आरबेन, अर्बन का मतलब होता है शहर और आरबेन का मतलब होता है जो कि ना क्या कहते हैं, अर्बेन का मतलब होता है जो कि ना बहुत ही शिष्टाचार, बहुत ही गुड बिहेवियर जिसे कहते हैं। एज द लेडी ऑफिसर इज़ अ ट्रेन्ड डिप्लोमैट, शी इज़ सॉव, सॉव का मतलब होता है सॉफ्ट, एंड अर्बेन इन हर मैनर। क्योंकि वो लेडी ऑफिसर एक ट्रेन्ड डिप्लोमैट है। डिप्लोमैट मतलब बाहर के देश में जो काम करते हैं, हमारे इंडियन जो कि ना बाहर जाके सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, उसे हम कहते हैं डिप्लोमैट। हमारे भारत सरकार का ही जो है ऑफिस बाहर विदेशों में, और उस ऑफिस में जो काम करने वाले हैं उसे कहते हैं डिप्लोमैट। तो वो लेडी ऑफिसर एक ट्रेन्ड डिप्लोमैट है, इसीलिए शी इज़ सॉफ्ट एंड अर्बन इन हर मैनर। इसीलिए वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम दिल की है और बहुत ही गुड बिहेवियर अपने मैनर में रखती है। हर पेरेंट्स लिव इन द सिटी एंड शी हैज़ हैड एन अर्बन अपस्प्रिंगिंग। उनके पेरेंट्स वो सिटी शहर में रहती हैं और उनका पालन भी, मतलब उनका अपब्रिंगिंग मतलब पालन मतलब देखभाल, उनका देखभाल भी एक शहर में जैसे होते हैं उसी तरह हुआ है। ओके, ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।